स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ राशि और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पूरी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, और जिसमें से ये वाला पार्ट उस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें से हमने उस चैप्टर का 5th और 6th पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी वीडियो में कवर किए हुए हैं। मतलब ये ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑल्सो इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं इन्हीं टॉपिक से, और अगर आप सिर्फ इतने पॉइंट्स को याद अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत डिटेल में आंसर इजीली लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझें, और जो भी आपको डाउट होता है आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए है और नेक्स्ट सीरीज हम किस सब्जेक्ट पर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5th चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज विजुअलाइजिंग नेशन। मतलब आप नेशन को किस तरह से देख रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, हमने लॉ पढ़ा हुआ है, और लॉ में अगर आपने कभी कोर्ट सीन देखा होगा टीवी में या सच में जाकर, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक लेडी होती हैं जो ब्लाइंड फोल्डेड होती हैं ब्लैक कलर से, और उनके हाथ में एक तराजू होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, लॉ को पर्सोनिफाई कर दिया है फीमेल फिगर में। उसी तरह हमने भारत माता को, मतलब कि भारत को पर्सोनिफाई कर दिया है भारत माता के रूप में। तो ऐसे ही ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे सिंबल्स यूज कर रहे थे फाइट करने के लिए। मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि पूरी कंट्री में यूनिटी आ जाए, और उस यूनिटी को प्रमोट करने के लिए ये इन्होंने जर्मेनिया और मारियाना जैसे फीमेल फिगर्स का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो टॉपिक आपको मिलता है इंपॉर्टेंट, दैट इज जर्मेनिया। अब जैसे भारत में भारत माता थी या है अभी भी भारत माता, जिसको हम सब प्रेज करते हैं और हम सब ये बोलते हैं कि हम उन्हीं की संतानें हैं, जिससे हमारे मन में एक यूनिटी प्रमोट होती है। ऐसे ही जर्मनी में थी जर्मेनिया। ठीक है, ये भी एक फीमेल फिगर है। इनके बारे में जनरली लिखने आता है या क्वेश्चन इस तरह से आ जाती है कि डिफाइन मारियाना एंड जर्मेनिया। तो जब आप जर्मेनिया को डिफाइन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एक फीमेल एलिगरी है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी में आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहना हुआ है। मतलब ओक लीव जिसमें कांटे होते हैं। ठीक है, तो उन कांटों का क्राउन इन्होंने अपने सर पर पहना हुआ है, अगर आप इनकी इमेज देखेंगे। उसके अलावा इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन क्यों पहना है, क्योंकि जर्मनी में जो ओक ट्री है या ओक लीफ है, इसे हीरोइज्म माना जाता है। हीरोइज्म मतलब कि एक तरह से बहादुरी का जो प्रतीक है वो माना जाता है। इसलिए यहाँ की फीमेल एलिगरी को इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो फीमेल एलिगरी थी, शी वॉज मारियाना। ठीक है, अब मारियाना के बारे में लिखने आता है तो मारियाना के बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो मारियाना है ये लिबर्टी और रिपब्लिक को सिंबलाइज करती है। मतलब कंट्री की यूनिटी के साथ साथ आज़ादी को भी ये सिंबलाइज करती हैं फ्रांस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो मारियाना है, इनकी जो इमेजेस हैं वो वहाँ के कॉइन्स पे प्लस वहाँ के स्टैम्प्स में आपको इजीली देखने मिल जाएंगी, उस समय के कॉइन्स और उस समय के स्टैम्प्स में। ठीक है, अब इनको डिफाइन कैसे किया गया है या इनको पोर्ट्रे कैसे किया गया है, तो इन्होंने एक रेड कैप पहनी हुई है, ट्राई कलर इन्होंने लिया हुआ है। ट्राई कलर फ्रांस का ट्राई कलर है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कॉकेट पहना हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जर्मेनिया और मारियाना दोनों की ही जो इमेजेस हैं ये पब्लिक स्क्वायर्स पे लगी हुई थी। इमेजेस और कहना चाहिए उनकी जो मूर्तियां हैं, स्टैचूज हैं, वो पब्लिक स्क्वायर्स पे लगाए गए थे। उनको पब्लिक स्क्वायर में लगाने का मतलब ये है कि लोग उन्हें बार बार देखें और उनका जो ग्रेट पूरा रिवॉल्यूशन रहा है उसके बारे में वो उसको याद करें। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बुक का 5th पार्ट तो उसमें ये 2 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्विच करते हैं बुक के 6th पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर का 6th पार्ट। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बल्कान रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम से पता चला है बल्कान रीजन मतलब हम एक पर्टिकुलर रीजन एरिया की बात कर रहे हैं। आप सब ने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई कैसे, किन एरियाज के लिए हुई और किन किन लोगों के बीच में हुई, ये पूरा बल्कान रीजन उस पे बेस्ड है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये हमारी 1914 से
1919 के बीच में हुई थी। मतलब मैं जो आपको ये पूरी कहानी बताने वाली हूँ ये 19th या लेट 19th सेंचुरी की हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बल्कान रीजन है ये एक जैसे कि एरिया है, मैंने आपको बताया। अब क्योंकि बहुत बड़ा सा ये एरिया था तो अभी करंट की बहुत सारी कंट्रीज इस एरिया में आती थी। अब उन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं? तो रोमानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ऐसे करके 7-8 कंट्रीज़ थी, उससे ज़्यादा जो बल्कान रीजन में आती थी, ठीक है। ये आपको क्लियर है कौन कौन सी कंट्रीज़ करंट टाइम के बल्कान रीजन में आ रही है। अब क्योंकि बल्कान रीजन था और उस समय तो रिपब्लिक थी नहीं, है ना, उस समय तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था, उस समय मोनार्की चलती थी या किंग सिस्टम चलता था और किंग्स के एम्पायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एम्पायर था? ओटोमन एम्पायर, जिसके बारे में हम पहले भी इसके जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा बल्कान रीजन ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। पर लेट 19th सेंचुरी वो टाइम है जब हर एक कंट्री अपने आप को फ्री करना चाहती है, अपने यहाँ रिपब्लिक चाहती है और डेमोक्रेसी चाहती है। तो फिर ये जगह कैसे छूट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितनी कंट्रीज थी वो अपने आप को ओटोमन एम्पायर से फ्री करवाना चाहती थी, ठीक है। इस वजह से ये जो रीजन था बल्कान रीजन, ये एक एरिया बन गया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब अक्सर यहाँ पे लड़ाई झगड़े, रिवॉल्यूशंस, एम्पायर और रिवॉल्यूशनरीज के बीच में होते रहते थे। इसके बाद अब क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज है तो ये कुछ ना कुछ करेंगे कंट्री में यूनिटी प्रमोट करने के लिए, तो इन्होंने सहारा लिया रोमांटिक नेशनलिज्म का, जो कि फ्रांस ने किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो कुछ भी होगा ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में वो सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करने लगेंगे लोग, ठीक है। तो फ्रांस में भी रोमांटिक नेशनलिज्म हुआ था, यहाँ के भी रिवॉल्यूशनरीज ने सहारा लिया रोमांटिक नेशनलिज्म का। अब रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है? तो ये इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को उनके पास्ट कल्चर, उनकी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, उनके फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फोक लैंग्वेजेस में बात की जाती है जिससे लोगों में यूनिटी प्रमोट हो। तो इन्होंने भी रोमांटिक नेशनलिज्म का सहारा लिया। किसने लिया? ये ओटोमन एम्पायर वालों ने, अपने आप को एम्पायर से फ्री कराने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा है तो रिवॉल्यूशन में बीच में कौन आ गए? तो यूरोपियन पावर्स। मतलब ऑलरेडी ओटोमन एम्पायर है, वहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज भी हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और बीच में ही कौन आ गया? तो हमारा यूरोपियन पावर्स बीच में यहाँ पे इंटरफेयर करने आ गई, ठीक है। अब क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स आई, इस पूरे टाइम को इम्पेरियलिज्म भी बोला जाता है। यहाँ पे जनरली मेरा मतलब है ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? इम्पेरियलिज्म। अब बात ये थी कि जो इम्पेरियलिज्म वाले हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे? रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट करेंगे या फिर किंग्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ये पावर्स तो आ गई पर इन्होंने सपोर्ट किया नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म को मतलब कि इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट किया और किसके अगेंस्ट हो गए? तो ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। तो अब क्या हो गई? इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, नेशनलिज्म वालों की मतलब कि रिवॉल्यूशनरीज की, और यूरोपियन पावर्स की मतलब कि इम्पेरियलिज्म की। और ये कब हुआ? तो ये हुआ लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी एक साइड थे, पर जो एम्पायर है वो पावर भी अलग थी ना। उसमें कौन कौन था? ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी के कुछ एरियाज थे, ठीक है। तो ये पावर्स एक साइड हो गई। अब क्या हुआ? इन दोनों में इंटेंस वॉर होने लगी। इन्होंने भी अपनी बाकी जो फ्रेंड कंट्रीज थी इनकी, उनको बुला लिया, इन्होंने भी सेम चीज़ की, और इस तरह से वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया इस वॉर में। और धीरे धीरे ये जो वॉर है फाइनली लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1। मतलब कि 1914 से 1919 के बीच में होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में ये एरिया फाइनली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि जर्मेनिया क्या है, मारियाना क्या है, बल्कान रीजन क्या है, इसमें कैसे फाइट हुई थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की थी जीतने के लिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपके जो 4 पार्ट्स हैं पहले के, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स हमने कवर किए हुए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।